थोड़ा सा कल वाला रिवीजन, ठीक है। क्यों? क्योंकि नए साथी जो जुड़े हैं उनको भी पता चल जाना चाहिए कि हमने कल क्या पढ़ा था और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो बात कर लेते हैं हम मनोविज्ञान की। एक मिनट। बात कर लेते हैं मनोविज्ञान की। मैं मोटा मोटा बोलूंगा आपको और आपको दोहराना है, रिवीजन करना है। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में हमने क्या बोला? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी, ठीक है। तो हमने मनोविज्ञान के बारे में बात करी। तो मनोविज्ञान के बारे में जब हम बात करते हैं तो मनोविज्ञान का जो इतिहास है वो 400 ईसा पूर्व का है, बहुत पुराना इतिहास है इसका। और इसकी अलग अलग इतिहास की अलग अलग ईसा पूर्व में अलग अलग तरीके से इनका वर्णन किया गया है। 16वीं शताब्दी में इनको हमने आत्मा का विज्ञान जो नाम दिया, और आत्मा का विज्ञान दिया अरस्तु ने, प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे ने। 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा गया? क्या कहा गया? आत्मा का विज्ञान, ठीक है। आत्मा का विज्ञान मानने वाले कौन थे? प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे, ठीक है। फिर ये परिभाषा क्या हो गई? अमान्य हो गई। उसके बाद में आई 17वीं शताब्दी। 17वीं शताब्दी में इटली के जो पेम्पालोजी थे, इटली के एक पेम्पालोजी नामक मनोवैज्ञानिक आए। इटली के पेम्पालोजी नामक मनोवैज्ञानिक आए। इन्होंने मनोविज्ञान को क्या नाम दिया? मन व मस्तिष्क का विज्ञान। मन व मस्तिष्क का विज्ञान। कि कहने का मतलब यह है कि मनोविज्ञान मन व मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाने लगा। उसके बाद में बात आई 17वीं से, ये जो परिभाषा है 17वीं शताब्दी वाली, ये 17वीं और 18वीं शताब्दी तक चली। 19वीं शताब्दी की बात आती है। 19वीं शताब्दी में विलियम वुंड के द्वारा, विलियम वुंड के द्वारा मनोविज्ञान को क्या नाम दिया? चेतना का विज्ञान। कहने का मतलब यह है, विलियम वुंड ने कहा कि मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? चेतना का विज्ञान है। फिर उसके बाद में यह परिभाषा भी क्या हो गई? अमान्य हो गई। क्या हो गई? अमान्य हो गई। जब यह परिभाषा अमान्य हुई तो 20वीं शताब्दी की बारी आती है। 20वीं शताब्दी। तो 20वीं शताब्दी में मैंने आपको बता दिया था कि किस कारण से परिभाषाएं अमान्य हुई, किस कारण से नहीं हुई। तो 20वीं शताब्दी की बात आती है तो 20वीं शताब्दी में वाटसन जी आए। कौन आए? वाटसन आए। और वाटसन ने क्या नाम दिया मनोविज्ञान को? व्यवहार का। कहने का मतलब यह है, वाटसन ने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान किसका विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान है। और आज तक 20वीं शताब्दी से लेकर आज तक, अब तक मनोविज्ञान किसका विज्ञान कहा जाने लगा? व्यवहार का विज्ञान कहा जाने लगा, ठीक है। इतना हमने इतिहास के बारे में, मनोविज्ञान के इतिहास के बारे में जाना था। इतिहास के बारे में हमने इतना जाना था। यहां से प्रश्न बनते हैं, आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे के द्वारा मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा जाने लगा? तो वहां पे आपको बताना पड़ेगा आत्मा का विज्ञान, ठीक है। यहाँ पे पूछ सकता है कि विलियम वुंड के द्वारा मनोविज्ञान को कौन सी शताब्दी में चेतना का विज्ञान कहा जाने लगा? तो 19वीं शताब्दी में। कहने का मतलब है यहां से प्रश्न बनेंगे, इतिहास के बारे में आपको जानना जरूरी था और ये आपने। फिर उसके बाद में हमने मनोविज्ञान की प्रमुख शाखाएं पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? मनोविज्ञान की प्रमुख शाखाएं। प्रमुख 14 शाखाएं मैंने बताई थी। और 14 शाखाएं जिनमें से मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं। सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, तुलनात्मक मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, ठीक है। और उसके बाद में हमने बाल मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, निदानात्मक, उपचारात्मक, क्लिनिकल मनोविज्ञान, ये सब हमने परामनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान, यानी कि अलग अलग तरीके से हमने मनोविज्ञान की प्रमुख 14 शाखाएं हमने यहाँ पे जानी थी। और प्रमुख 14 शाखाओं में से एक बाल मनोविज्ञान हमने पढ़ा था। यानी कि 14 शाखाओं में से हमने बाल मनोविज्ञान निकाला था। और बाल मनोविज्ञान को ही वर्तमान में या आधुनिक नाम इसका बाल विकास दिया है। क्या नाम दिया है? बाल विकास। मैंने कल भी आपसे कहा था
ये जितना इजी करके पढ़ोगे, जितना अच्छे तरीके से ठंडे दिमाग से पढ़ोगे, कूल दिमाग से पढ़ोगे, आपको उतना ही अच्छे याद होगा। अगर आप इसको कूल नहीं करके पढ़ोगे, अच्छे से नहीं पढ़ोगे, ठंडे दिमाग से नहीं पढ़ोगे, तो ये उतना ही भारी होता जाएगा। मक्खन की तरह है, मक्खन की तरह है, अच्छे से जमाओ, जमाओगे तो ये जमता चला जाएगा। और अगर इसको गर्म करोगे, यानी कि दिमाग गर्म रखोगे, तो पिघल जाएगा, निकल जाएगा आपके दिमाग से। तो हमने यहाँ पे चर्चा करी थी कि बाल मनोविज्ञान था, मनोविज्ञान की 14 प्रमुख शाखाएं थी। 14 प्रमुख शाखाओं में से बाल मनोविज्ञान निकाला, और बाल मनोविज्ञान में ही बाल विकास है। कहने का मतलब यह है, बाल मनोविज्ञान को वर्तमान में बाल विकास के नाम से जानते हैं। तो इतनी चर्चा हमने कल करी थी, ठीक है। ये चर्चा आज कंप्लीट हो गई है। अब हम नए टॉपिक के ऊपर जाते हैं। तो नया टॉपिक हमारा है बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं, जिसके लिए आप बहुत बेचैन होंगे कि सर कब पढ़ाएंगे चाइल्ड डेवलपमेंट। ये इतिहास वगैरह ये सब हमने पढ़ा हुआ है, अब हमें पढ़ाओ। तो हम यहाँ पे बात करते हैं बाल विकास की। अच्छे से पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ना है, शांति से पढ़ना है, और सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना है। गोच पोच नहीं करना है, गोच पोच करके पढ़ोगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यहां से प्रश्न बनते हैं, और हमेशा बनते हैं। कहां कहां बनते हैं? ग्रेड फर्स्ट में बनते हैं, सेकंड ग्रेड में बनते हैं, थर्ड ग्रेड में बनते हैं। किसी भी प्रकार का टेट हो, चाहे एमपी टेट हो, चाहे सहायक शिक्षक हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे हमारे राजस्थान का रीट हो, या किसी भी तरीके का सी टेट हो, हमेशा यहाँ से प्रश्न बनते हैं। और ये प्रश्न कभी नहीं रुकने वाले। जब तक हम शिक्षक भर्ती की तैयारी करेंगे, तब तक ये प्रश्न बनते रहेंगे यहाँ से, और सिस्टमेटिक तरीके से आपको चलना है। चलो, अब इसको पढ़ने से पहले, जैसे हमने मनोविज्ञान का इतिहास पढ़ा था, उसी प्रकार से हम बाल विकास का पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे, इतिहास के बारे में बात करेंगे। हम यहाँ पे चर्चा करेंगे किसकी? 18वीं शताब्दी की। 18वीं शताब्दी के बाद में 19वीं शताब्दी की और 20वीं शताब्दी की हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अब ये सब चर्चा करने से पहले हम बाल विकास के बारे में जानते हैं। ये बाल यानी कि बालक, और विकास, विकास का मतलब क्या होता है? कोई हमें बताएगा विकास का मतलब क्या होता है? चलो ठीक है, मैं बताता हूं आपको विकास का मतलब। विकास का मतलब होता है गर्भावस्था से, गर्भावस्था से जीवन पर्यंत। क्या होता है? गर्भावस्था से जीवन पर्यंत तक चलने वाला क्या कहलाता है? विकास कहलाता है, ठीक है बेटा। एक मिनट, गर्भावस्था से जीवन पर्यंत तक चलने वाला क्या कहलाता है? विकास। लेकिन बात आ जाए खाली बाल विकास की, किसकी बात आ जाए? बाल विकास की। तो यहां पे बाल विकास की अगर बात आती है, तो विकास तो चालू होता है गर्भावस्था से, बिल्कुल सही बात है। कहां से चालू होता है? गर्भावस्था से। और अगर बालक जोड़ दिया जाए तो विकास होगा किशोरावस्था तक। कहां तक? किशोरावस्था तक। किशोरावस्था कह दो, या कह दो इसको परिपक्व अवस्था। क्या कह दो? किशोरावस्था कह दो, या कह दो परिपक्व अवस्था। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि बाल विकास, बाल विकास कहां से कहां तक चलता है? गर्भावस्था से किशोरावस्था, या कह दो परिपक्व अवस्था। और अगर खाली सीधा सीधा आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि विकास कहां तक होता है, ओनली विकास की बात पूछ ली जाए, तो विकास में चालू तो गर्भावस्था से होगा, बिल्कुल क्लियर है, लेकिन जीवन पर्यंत तक विकास चलता है। और अगर बाल जोड़ दिया जाए, बालक को अगर जोड़ दिया जाए, तो वहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहीं से एक परिभाषा बन जाती है बर्क नामक मनोवैज्ञानिक। किसकी? बर्क नामक मनोवैज्ञानिक। तो बर्क नामक मनोवैज्ञानिक ने कहा, क्या कहा कि बाल विकास, क्या? बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है, बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विकास, जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत विकास गर्भावस्था, या कह दो जन्म पूर्व,
जन्म पूर्व या कह दो प्रसूति अवस्था से लेकर कहां तक चलता है? किशोरावस्था तक। किशोरावस्था या कह दो परिपक्वावस्था। वर्ग की परिभाषा ही सर्वमान्य है मनोविज्ञान में। इसके अलावा अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार से परिभाषा दी है, वो हम आगे पढ़ते चलेंगे। लेकिन जो फेमस परिभाषा है, जो मेन परिभाषा है, वो बर्ग की है। और बर्ग ने कहा कि बाल विकास मनोविज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत गर्भावस्था या कह दो जन्म पूर्व या कह दो प्रसूति अवस्था से लेकर किशोरावस्था या परिपक्वावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। शायद मेरे हिसाब से इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब बात कर लेते हैं 20वीं शताब्दी की। किसकी बात करते हैं? 20वीं शताब्दी की परिभाषा। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप परिभाषा का, है ना। साथ में साथ ये काम जरूर रखना और आवाज मत करना, माइक मत खोलना। गड़बड़ करते हो, कल भी गड़बड़ करी थी आपने, ये गड़बड़ मत करना आज। मैंने सुना था आपकी आवाज बहुत ज्यादा चल रही थी, बहुत तेज चिल्ला रहे थे आप। ठीक है, रॉकेट बन जाते हो आप। ठीक है, क्या बन जाते हो? रॉकेट। तो रॉकेट नहीं बनना है अपन को, ने अपन को अच्छे से पढ़ना है, सीखना है, समझना है। ठीक है, तो अब हम चर्चा करेंगे क्या? बाल विकास का इतिहास। किसकी चर्चा करेंगे? बाल विकास के इतिहास। तो बाल विकास के इतिहास की अगर बात करें तो 18वीं शताब्दी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी की बात करते हैं। 18वीं शताब्दी में एक पेस्टालोजी नामक मनोवैज्ञानिक आता है। अठारहवीं शताब्दी में एक पेस्टालोजी नामक मनोवैज्ञानिक आता है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने क्या किया कि अपने ही 3.5 वर्षीय पुत्र पर, कौन से पुत्र पर? अपने ही 3.5 वर्षीय पुत्र पर क्या किया? वैज्ञानिक अध्ययन किया। वैज्ञानिक अध्ययन किया। क्या किया बेटा? वैज्ञानिक अध्ययन। अब सुनना मेरी बात। 18वीं शताब्दी में एक पेस्टालोजी नामक मनोवैज्ञानिक आए। इन्होंने क्या किया? अपने ही 3.5 वर्षीय पुत्र पर, अपने ही 3.5 वर्षीय पुत्र पर एक वैज्ञानिक अध्ययन किया। अब वैज्ञानिक अध्ययन का मतलब ये नहीं कि वहां पे कोई मतलब विज्ञान के द्वारा लैब में ले गए, ये नहीं 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 नहीं। यहाँ पे क्या होता है? वैज्ञानिक अध्ययन का मतलब क्या होता है कि बच्चा क्या सीखता है, कैसे सीखता है, कैसे चलना सीखता है, कैसे दौड़ना सीखता है, कैसे खाना सीखता है और कैसे संज्ञानात्मक उसका विकास होता है, कौन कौन सी अवस्थाओं में उसका विकास होता है। जैसे अपनी एक अलग अलग अवस्थाओं की अपनी एक अलग भूमिका होती है। अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग तरीके से बच्चा सीखता है। जैसे शैशवावस्था में बच्चा सीखता है तो वो किस किस परिस्थितियों में, किन किन परिस्थितियों में वो सीखता है, पहली बात ये आ गई। फिर आती है कि बाल्यावस्था में वो बच्चा कैसे सीखता है। फिर आती है किशोरावस्था। कहने का मतलब यह है कि बच्चे के भिन्न भिन्न या अलग अलग परिस्थितियों में उनका क्या किया गया? अध्ययन किया गया। बच्चे का रहना चलना, यानी कि विकास का अध्ययन किया है। अब विकास की अगर बात करें तो विकास में एक पक्ष नहीं आता है, विकास में संपूर्ण पक्ष आते हैं। अभी बताते हैं हम आपको, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। ठीक है, बात आती है 19वीं शताब्दी की। कौन सी शताब्दी की? 19वीं शताब्दी की। अब 19वीं शताब्दी में स्टैनली हॉल, 19वीं शताब्दी में स्टैनली हॉल आते हैं। स्टैनली हॉल ने सर्वप्रथम बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की। बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की। बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत किसने की? स्टैनली हॉल ने सर्वप्रथम बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की। और कौन सी शताब्दी में की? 19वीं शताब्दी में की। और कहां से की? अमेरिका से की। कहां से की बेटा? अमेरिका से की। अब आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए
कि बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम कौन से मनोवैज्ञानिक के द्वारा की गई? तो किसके द्वारा की गई? स्टैनली हॉल के द्वारा की गई। कौन सी शताब्दी में की गई? 19वीं शताब्दी में की गई। अब बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत के पश्चात इन्होंने क्या किया कि दो संस्थाएं बनाई। क्या बनाई? दो संस्थाएं बनाई। अब दो संस्थाएं कौन कौन सी है? सबसे पहली संस्था है चाइल्ड स्टडी सोसाइटी, चाइल्ड स्टडी सोसाइटी, और दूसरी संस्था है चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो इधर देख, ध्यान देना, चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि बालक के ऊपर, यानी कि यहाँ पे चाइल्ड स्टडी सोसाइटी बालक के ऊपर शोध करना या उसके ऊपर बालक के ऊपर काम करना, स्टडी करना, ये तो एक संस्था का काम है। और केयर, वेलफेयर का मतलब होता है बच्चे की केयर के लिए, बच्चे की हितकारी संस्था वेलफेयर, ठीक है। तो इन्होंने दो संस्थाओं का क्या किया? निर्माण किया। तो आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन नामक संस्था का निर्माण किसने किया? तो चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन नामक संस्था का निर्माण स्टैनली हॉल के द्वारा कब किया गया? 19वीं शताब्दी में। कब किया गया? 19वीं शताब्दी में, ठीक है। और 19वीं शताब्दी में ही बाल अध्ययन आंदोलन की क्या की गई? शुरुआत की गई, ठीक है। देखो बेटा, एक चीज मैं यहाँ पे और ऐड करना चाहता हूँ, या 18वीं शताब्दी पे आ जाइए थोड़ा सा। 18वीं शताब्दी पे अगर आप आते हो तो यहाँ पे पेस्टालोजी ने 3.5 वर्षीय पुत्र पर वैज्ञानिक अध्ययन किया। तो ये जो वैज्ञानिक अध्ययन किया, तो पेस्टालोजी ने एक बेबी बायोग्राफी तैयार करी, बेबी बायोग्राफी। यानी कि हम यहाँ पे कहें कि बेबी बायोग्राफी नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया? पेस्टालोजी ने किया। इतनी बात थोड़ा सा और ऐड कर लेना आपके पास कि पेस्टालोजी ने अपने 3.5 वर्षीय पुत्र पर जो अध्ययन किया था, वैज्ञानिक जो अध्ययन किया था, वो कहाँ लिखा? बेबी बायोग्राफी में लिखा। बेबी बायोग्राफी, बेबी बायोग्राफी नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया? पेस्टालोजी ने किया। कौन सी शताब्दी में किया? 18वीं शताब्दी में किया। मेरे हिसाब से यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं आगे की। यहां समझ में आ गया होगा आपको 19वीं शताब्दी की स्टैनली हॉल के द्वारा बाल विकास का अध्ययन किया, ये समझ में आ गया। चलो, चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन नामक संस्था का निर्माण किया। अब बात आती है बाल सुधार गृह की। बाल सुधार, देखो भाई, अपराधी जो होते हैं, जो क्या बड़े लोग ही होते हैं क्या? क्या बालक अपराधी नहीं होते क्या? होते हैं, बालक भी अपराधी होते हैं। उनसे चोरी करवाई जाती है, झूठ बुलवाया जाता है, उनसे बड़े बड़े स्मैक वगैरह, ड्रग्स वगैरह या स्मगलिंग वगैरह सब करवाई जा सकती है, क्योंकि बच्चे के ऊपर कोई शक नहीं करता, इसलिए उनसे भी अपराध हो जाता है या वो भी अपराध करते हैं। तो अपराध जब करते हैं तो इसके लिए भी एक संस्था बनी। तो यह संस्था कब बनी? 1887 में, न्यूयॉर्क में, ठीक है। न्यूयॉर्क में यह संस्था बनी और ये नाम दिया गया बाल सुधार गृह का। बाल सुधार गृह, कहने का मतलब है सर्वप्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना कब हुई? 1887 न्यूयॉर्क में। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको कि बाल सुधार गृह की स्थापना हुई न्यूयॉर्क में, ठीक है। अब बात आती है कि भारत में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत कब से मानी जाती है? भारत की भी तो बात करेंगे ना भाई। तो भारत में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत
शुरुआत लगभग 1930 से मानी जाती है। कब से मानी जाती है बेटा? 1930। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में बाल सुधार या बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो 1930 आएगा इसमें। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। एक बार जहां पर बैठे हैं वहां पर आप बैठे बैठे एक बार रिवीजन करिए। मैं आपके साथ रिवीजन करवाता हूं। तो सबसे पहली बात आती है कि बाल विकास। तो बाल विकास अगर आता है तो बाल विकास के बारे में आपसे पूछ लिया जाए कि बाल विकास के अंतर्गत कौन कौन सी अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है? तो शैशवावस्था से लेकर, नहीं, गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी बात अगर आपसे ये पूछ ली जाए कि जो विकास की बात, तो विकास कहां से कहां तक? ओनली विकास। बाल विकास की बात आएगी तो गर्भावस्था से अपने किशोरावस्था तक, या कह दो परिपक्वावस्था तक। और ओनली विकास की बात अगर कर ली जाए तो विकास में गर्भावस्था से जीवन पर्यंत। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको क्लियर करके चलना है। फिर हमने बाल विकास का हमने क्या पढ़ा? थोड़ा इतिहास जाना। तो बाल विकास के इतिहास में सबसे पहली परिभाषा आई बर्क नामक मनोवैज्ञानिक ने। तो बर्क ने क्या कहा कि बाल विकास मनोविज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था या परिपक्व अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। फिर उसके बाद में आई 18वीं शताब्दी की। 18वीं शताब्दी में पेस्टालोजी के द्वारा अपने ही 3.5 वर्षीय पुत्र पर क्या किया? वैज्ञानिक अध्ययन किया। ठीक है, अब वैज्ञानिक अध्ययन किया तो इन्होंने क्या किया? अपनी ही एक पुस्तक थी बेबी बायोग्राफी नामक पुस्तक का क्या किया? इन्होंने प्रकाशन किया और उसके अंदर ये लिख दी बाल विकास के 3.5 वर्षीय पुत्र की पूरी जो घटना है, पूरी जो बात है वो इसमें मेंशन कर दी। तो बेबी बायोग्राफी किसने लिखी? पेस्टालोजी ने। ठीक है, कब लिखी? 18वीं शताब्दी में। ठीक है, किसके ऊपर लिखी? अपने ही 3.5 वर्षीय पुत्र के ऊपर। क्लियर हो गई बात? बात आती है 19वीं शताब्दी की। तो 19वीं शताब्दी में स्टैनली हॉल के द्वारा, किसके द्वारा? स्टैनली हॉल के द्वारा बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की गई। किसकी शुरुआत की गई? बाल अध्ययन आंदोलन की। और बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की गई तो यह शुरुआत अमेरिका से हुई। कहां से हुई दोस्तों? अमेरिका से। ठीक है, अब इसके दौरान क्या हुआ कि बाल अध्ययन आंदोलन की जो शुरुआत हुई तो इन्होंने क्या किया? स्टैनली हॉल ने क्रमबद्ध अध्ययन किया। क्या किया? क्रमबद्ध अध्ययन। ठीक है, पूरी अवस्थाओं का क्रमबद्ध अध्ययन किया। क्लियर हो गई बात? उसके तत्पश्चात बात आती है, इन्होंने 2 संस्थाओं का निर्माण किया। चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन नामक 2 संस्थाओं का निर्माण किया। ठीक है, उसके बाद में बात आती है 20वीं शताब्दी की। तो 20वीं शताब्दी की हम बात करें तो 20वीं शताब्दी में एक मनोवैज्ञानिक आए, क्रोएम क्रो। कौन आए? क्रोएम क्रो। क्रोएम क्रो ने क्या कहा? 20वीं शताब्दी तो किसकी शताब्दी है? बच्चे की शताब्दी। किसकी शताब्दी है? बच्चे की शताब्दी। कहने का मतलब यह है कि 20वीं शताब्दी को बच्चे की शताब्दी इसलिए कहा गया कि वर्तमान में जो भी काम किया जाता है या जो भी बच्चे के ऊपर काम किया जाता है तो बच्चों को ध्यान में रख के 20वीं शताब्दी किसकी शताब्दी बताई? बच्चे की शताब्दी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो यहां पे आपको थोड़ी सी ये चर्चा को ध्यान में रखना है। और प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना की कब हुई? 1887 में न्यूयॉर्क में हुई। और भारत में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1930 में। इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं आप। देखो, पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ना है, गोच पोच नहीं करना है। सिस्टमेटिक चलोगे तो जीत जाओगे, अगर सिस्टमेटिक नहीं चलोगे तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते और आप हाथ पे हाथ मल के रह जाओगे, कुछ नहीं रहेगा। अब बात आती है कि बालक के विकास के लिए एक हमारे जो टॉपिक चलता है अभिवृद्धि और विकास। ठीक है, अभिवृद्धि विकास की हम चर्चा यहाँ पे करने जा रहे हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, आपको जानना है, समझना है, पहचानना है। ठीक है, अभिवृद्धि। अभिवृद्धि। अब देखो, कई जगह आप पढ़ोगे यहाँ पे वृद्धि और कई जगह पढ़ोगे आप अभिवृद्धि। अभिवृद्धि और विकास। अब देखो, वृद्धि कह दो या अभिवृद्धि कह दो। अब वृद्धि की बात आए और अभिवृद्धि क्यों कह रहे हैं? देखो, वृद्धि तो एक सामान्य शब्द है और मनोवैज्ञानिक जो शब्द है वो अभिवृद्धि है। ठीक है,
अब बात हम थोड़ा सा यहां करते हैं कि विकास किसे कहते हैं और अभिवृद्धि किसे कहते हैं। देखो, विकास का मतलब होता है संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन। ये जो है ये पूरा विकास है। ये जो मैंने गोला किया है इसको समझना भाई, ये मैंने गोला किया है, ये है संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन, ठीक है। और इसका कोई एक पक्ष अगर ले लिया जाए, इसका कोई एक पक्ष ले लिया जाए तो वो क्या कहलाता है, अभिवृद्धि। अभिवृद्धि, आ गई बात समझ में। कहने का मतलब यह है कि संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। और एक पक्ष में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, अभिवृद्धि, ठीक है। तो यहां पे आएगा संपूर्ण, संपूर्ण पक्ष आएगा। और यहां पे हम आएगा अभिवृद्धि में एक पक्ष। अब एक पक्ष में कौन सा पक्ष आएगा, वो शारीरिक पक्ष। कौन सा पक्ष आएगा, शारीरिक पक्ष। तो यहां पे एक हमको समझ में आ गई होगी एक बात, जो इसमें एक अंतर है पहला वो ये है कि शारीरिक पक्ष में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, हम अभिवृद्धि कहते हैं। और संपूर्ण पक्षों में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, विकास कहते हैं, ठीक है। अब अभिवृद्धि जो होती है, आपने यहाँ पे देखा शारीरिक पक्ष, तो शारीरिक पक्ष का मतलब क्या होता है कि भाई है जो हमारा जो ढांचा दिख रहा है, शरीर का जो ढांचा दिख रहा है, जिसको आप देख पाते हो, ठीक है। ये क्या लिखा है, ये स्किन ऑफ क्यों हो रही है बार बार सर, स्किन ऑफ हो रही क्या, अच्छा अच्छा, ठीक है। अभी तो बराबर चल रहा है ना, ऑफ नहीं हो रही ना। हाँ, ये म्यूट कर लो भाई सब, देखो सबको सुनने दो। ये कोई जरूरी थोड़ी ना है कि आप ही सुनो, सबको सुनने दो, आपकी वजह से कोई दूसरा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लो भाई। आपको कल भी बोला था और फर्स्ट क्लास चालू हुई थी तब भी बोला है कि म्यूट करके रखो। चलो, तो यहाँ पे शारीरिक पक्ष की बात हो गई और संपूर्ण पक्ष की बात हो गई। संपूर्ण पक्ष में विकास चला जाता है और शारीरिक पक्ष में अभिवृद्धि। हाँ, फिर दूसरी बात होती है अभिवृद्धि का स्वरूप क्या होता है, भाई है जो हमारा शरीर है, सामने आप देख पा रहे हो जो ये शरीर है, ये क्या होता है, अभिवृद्धि, यानी कि शारीरिक पक्ष है ना, तो इसको हम कहेंगे भाई है। और यहां पे बाह्य व आंतरिक, या कह दो संपूर्ण। इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो बाह्य पक्ष होता है क्या, शारीरिक पक्ष, और बाह्य व आंतरिक यानी कि संपूर्ण, चारों पक्ष, वो विकास के चारों पक्ष। चलो, विकास के चारों पक्ष कौन कौन से होते हैं, कोई मुझे बताएगा, देखो बताओ, कमेंट करो, विकास के चारों पक्ष कौन कौन से होते हैं, बताओ। चलो ठीक है, मैं बता देता हूं। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सामाजिक और संवेगात्मक। सामाजिक और संवेगात्मक, ठीक है। ये जो विकास के पक्ष हैं वो ये क्या है, संपूर्ण पक्ष। अब बात आती है, बात आती है यहां पे कि विकास का क्या होता है, संकुचित विकास। ये अभिवृद्धि का अर्थ क्या होता है, संकुचित। क्या होता है, संकुचित। जबकि विकास का अर्थ क्या होता है, व्यापक। भाई संपूर्ण पक्षों में अगर परिवर्तन होता है तो इसका अर्थ क्या होगा, व्यापक होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, समझ में आ गई होगी। अब जो होता है ये अभिवृद्धि, जो कुछ समय पश्चात रुक जाती है,
अब कुछ समय पश्चात क्या हो जाती है, रुक जाती है। जैसे आपकी लंबाई वगैरह ये सब बढ़ना, ये सब क्या हो जाती है, रुक जाती है। और विकास क्या होता है, जीवन पर्यंत चलता रहता है। क्या होता है, जीवन पर्यंत चलता रहता है। अब जीवन पर्यंत चलता रहता है कहने का मतलब क्या है, मैंने यही तो बताया था आपको कि विकास की अगर बात आए तो गर्भावस्था से जीवन पर्यंत, और अगर अभिवृद्धि की यहाँ पे बात आए तो सिर्फ शारीरिक पक्ष में परिवर्तन हो रहा है। और शारीरिक पक्ष में परिवर्तन का मतलब है कुछ समय तक चलता है, ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, रुक जाता है। उसके बाद में क्या होता है, रुक जाता है। अब अभिवृद्धि का संबंध किससे होता है, शारीरिक पक्ष से, ठीक है। और विकास का संबंध क्या होता है, संपूर्ण पक्षों से होता है। और अभिवृद्धि जो होती है, अब मुझे एक बात बताना, क्या आपका जो शारीरिक पक्ष है इसको हम माप सकते हैं, उसको हम संख्या में क्या हम लिख सकते हैं, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। कहने का मतलब है अभिवृद्धि, अभिवृद्धि जो होती है, अभिवृद्धि ये क्या होती है, संख्यात्मक। अभिवृद्धि क्या होती है, संख्यात्मक, या कह दो मात्रात्मक। अभिवृद्धि क्या होती है, संख्यात्मक, या कह दो मात्रात्मक, या कह दो परिमाणात्मक। क्यों क्यों कह रहे हैं इसको यहाँ पे, क्योंकि अभिवृद्धि में क्या होता है, शारीरिक पक्ष में परिवर्तन। और शारीरिक पक्ष में क्या, हमारी लंबाई को मापा जा सकता है, हमारी चौड़ाई को मापा जा सकता है, हमारे भार को मापा जा सकता है। कहने का मतलब यह है अभिवृद्धि को क्या कहते हैं हम, संख्यात्मक कह सकते हैं, मात्रात्मक या परिमाणात्मक कह सकते हैं। लेकिन विकास, विकास मात्रात्मक, मात्रात्मक, परिमाणात्मक, परिमाणात्मक और गुणात्मक। बेटा गुणात्मक की बात आई है यहाँ पे, विकास तो मैंने यहाँ पे बताया मानसिक पक्ष। कौन सा पक्ष, मानसिक पक्ष। कहने का मतलब है कि आपका शारीरिक और मानसिक यानी कि अर्थात संपूर्ण पक्ष में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं कि अभिवृद्धि में संख्यात्मक, मात्रात्मक और परिमाणात्मक होती है। और मात्रात्मक जो पक्ष होता है, ये विकास का जो पक्ष होता है उसमें मात्रात्मक, परिमाणात्मक और गुणात्मक पक्ष अर्थात संपूर्ण पक्ष। कौन सा पक्ष, संपूर्ण पक्ष। शायद इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब और इधर लिखता हूं, और है ना। अब एक बात और आ रही है आपके सामने कि अभिवृद्धि को मापा तोला जाता है और विकास का मापन सीधा संभव नहीं है। सीधा संभव नहीं है तो कैसा है, टेढ़ा मेढ़ा। टेढ़ा मेढ़ा का मतलब यह है कि अभिवृद्धि जो होती है वो तो सीधी सीधी नप जाती है, लंबाई, चौड़ाई, वजन, भार, ठीक है। लेकिन विकास में क्या है, सारे पक्ष आ जाते हैं। तो सारे पक्ष में क्या आ जाता है, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक जो पक्ष होते हैं वो सारे आ जाते हैं। तो इसको क्या होता है कि पहले शारीरिक पक्ष को मापेंगे विकास में, फिर मानसिक पक्ष को मापेंगे। मानसिक पक्ष का मतलब होता है बुद्धि लब्धि निकालेंगे, बच्चे की बुद्धि लब्धि को जानेंगे। उसके बाद में आता है सामाजिक, कि समाज में इसका कैसा क्या इसका रवैया है, किस तरीके से ये समाज के लोगों के साथ में भेद करता है। और संवेगात्मक पक्ष होता है जो संवेगों पे किस तरीके से यानी कि नियंत्रण कर पाता है, नहीं कर पाता है, संवेग किस तरीके से वो प्रदर्शित करता है, यानी संवेगात्मक विकास को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि अभिवृद्धि जो होती है, अभिवृद्धि विवृद्धि सूचक होती है। अभिवृद्धि क्या होती है, विवृद्धि सूचक, विवृद्धि सूचक। और विकास जो होता है वो क्या होता है, हास सूचक, हास सूचक। अब हास सूचक का मतलब समझना भाई, यहाँ पे हास का मतलब होता है कमी,
कमी कह दो या कह दो क्षति। ठीक है, अब विवृद्धि सूचक को पहले देख लेते हैं। देखो मित्रों, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने हमारा जो जीवन है उसकी तुलना एक पुष्प से करी है। किससे करी है? एक पुष्प से करी है। अब पुष्प का मतलब है कि सबसे पहले एक फूल होता है, वो एक छोटी कली के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? छोटी कली के रूप में होता है। ठीक है, उसके बाद में जैसे जैसे जो फूल होता है वो थोड़ा बढ़ता जाता है, खिलता है, मतलब थोड़ा बढ़ता है। यानी कि जो कली होती है वो किस अवस्था को दर्शाती है? शैशवावस्था को दर्शाती है। कौन सी अवस्था? शैशवावस्था को दर्शाती है। फूल थोड़ा खिल जाता है, अर्थात वो क्यों, कौन सी अवस्था को दर्शाता है? बाल्यावस्था। किसको दर्शाता है? बाल्यावस्था को दर्शाता है। ठीक है, और पूर्ण रूप से फूल खिल जाता है, यानी कि एक अच्छे तरीके से हम फूल देने के और लेने के काम लेते हैं कि नहीं लेते? तो वो जब देने लेने का जब काम आ जाता है कि हमको फूल देना होता है किसी से और किसी से फूल लेना होता है, अर्थात वो एक परिपक्व हो जाता है, अर्थात फूल पूर्ण रूप से खिल जाता है। उस अवस्था का नाम क्या है? किशोरावस्था। अब किशोरावस्था की बात आ गई। कहने का मतलब ये है कि फूल कब तक खिलता रहेगा? कब तक खिलता रहेगा? अंत में क्या होगा? वो मुरझाएगा, 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 मुरझाएगा और नष्ट हो जाएगा। कि कब तक आपकी किशोरावस्था रहेगी? एक दिन आपको क्या होगा? बुढ़ापे की तरफ जाना पड़ेगा, लाठी हाथ में लेनी पड़ेगी, और एक वो दौर आएगा जिसमें बुढ़ापे के समय में कोई आपके पास बैठने के लिए भी टाइम नहीं देगा, और अंत में वो व्यक्ति अपना जीवन त्याग देता है। कहने का मतलब ये है कि एक तो अपना जो परिवर्तन हुआ जीवन में, एक तो ये परिवर्तन हुआ, ये का मतलब है कि फूल खिल रहा है, अर्थात उसकी क्या हुई है? विवृद्धि हुई है। क्या हुई है? विवृद्धि हुई है। और एक फूल कब तक खिलता रहेगा? वो अंत में नष्ट होता चला जाता है, यानी कि बिल्कुल वो समाप्त हो जाता है, यानी कि वो कमी की तरफ चला जाता है, अर्थात हास हुई है, क्षति हुई है या कमी हुई है। इस चीज को यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये क्या होता है? विवृद्धि सूचक होता है, और विकास जो होता है वो ह्रास सूचक या क्षति या कमी सूचक होता है। मुझे लगता है ये चीज आपके समझ में आई होगी। ठीक है, अब एक बार मैं आपको यहाँ पे थोड़ा मोटा मोटा आपको रिवीजन करवा देता हूं। ठीक है, उसको आपको ध्यान से सुनना है। जो भी हमने यहाँ पे पढ़ा है, किसका? अभिवृद्धि और विकास के बारे में, वो हम यहाँ पे जानेंगे। उससे पहले एक चीज और देख लो। उससे पहले एक चीज ये है, शारीरिक जो पक्ष होता है, यानी कि वृद्धि वाला जो पक्ष होता है, वृद्धि वाला जो पक्ष होता है, जो शारीरिक पक्ष हम लेते हैं, ठीक है, ये जो वृद्धि वाला जो पक्ष है और जो शारीरिक पक्ष है, और यहाँ पे क्या होता है, तो शारीरिक का किससे संबंध होता है? मानसिक का, मानसिक से। ठीक है, मानसिक पक्ष से संबंध होता है। ठीक है, इनका घनिष्ठ संबंध होता है। हमेशा ये ध्यान रखना, शारीरिक जो पक्ष होता है उसका मानसिक पक्ष से घनिष्ठ संबंध होता है, घनिष्ठ संबंध होता है, घनिष्ठ संबंध होता है। और सामाजिक जो पक्ष होता है, सामाजिक का क्या होता है? संवेगात्मक पक्ष से संबंध होता है, संवेगात्मक पक्ष से संबंध होता है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना कि यानी कि विकास के जो भी पक्ष हैं वो आपस में एक दूसरे से क्या होता है? घनिष्ठ संबंध रखते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलो, हाँ, तो रिवीजन कर लेते हैं अपन, थोड़ा रिवीजन अपन कर लेते हैं। तो रिवीजन में हम अभिवृद्धि और विकास के बारे में जानेंगे। अभिवृद्धि और विकास के बारे में जानते हैं तो सबसे पहली बात आती है अभिवृद्धि। अभिवृद्धि का मतलब होता है शारीरिक पक्ष में होने वाला परिवर्तन। क्या होता है? शारीरिक पक्ष में होने वाला परिवर्तन। जबकि विकास का मतलब होता है संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन। अब संपूर्ण पक्ष में कौन सा? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक। अभिवृद्धि में व्यक्ति की क्या होती है? लंबाई, चौड़ाई, वजन, भार, ये सब बढ़ता है। जबकि विकास में संपूर्ण पक्षों में परिवर्तन होता है। यानी कि अभिवृद्धि क्या होती है? नापी तोली जा सकती है,
जबकि विकास का मापन सीधा संभव नहीं है। यानी कि विकास का मापन संभव तो है लेकिन सीधा संभव नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि विकास में चारों पक्ष आते हैं, तो चारों पक्ष में एक एक का क्या करेंगे, हम उसका मापन करेंगे। जैसे संवेगात्मकता का हम मापन करेंगे, जैसे हम मानसिक पक्ष को मापेंगे, जैसे हम सामाजिक पक्ष को मापेंगे और शारीरिक पक्ष को लेंगे, तब जाके उसका मापन क्लियर हो पाएगा। ठीक है। अभिवृद्धि का अर्थ होता है संकुचित। क्यों? क्योंकि संकुचित इसलिए होता है शारीरिक पक्ष में ही हो रहा है। बाकी विकास का अर्थ होता है व्यापक, शारीरिक और मानसिक या फिर संवेगात्मक या सामाजिक पक्ष की बात आती है। अभिवृद्धि का स्वरूप क्या होता है? बाह्य होता है। क्या होता है? बाह्य। जो आप हमारे शरीर को देख पा रहे हो वो अभिवृद्धि कहलाती है। जबकि विकास का जो होता है, संबंध होता है, वो बाह्य व आंतरिक दोनों से होता है। ठीक है। अभिवृद्धि कुछ समय पश्चात रुक जाती है। क्या होती है? कुछ समय पश्चात रुक जाती है। यानी कि आपकी जो लंबाई है, आपका जो धड़का है, वो कुछ समय पश्चात रुक जाता है, जबकि विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। अभिवृद्धि एक पक्षीय होती है। अभिवृद्धि एक पक्षीय कैसे होती है? क्योंकि शारीरिक पक्ष को दिखा रहा है, जबकि विकास बहुपक्षीय या संपूर्ण पक्षीय होती है। अभिवृद्धि में केवल आकार बढ़ने से होता है। अभिवृद्धि का जो मतलब होता है वो केवल आकार बढ़ने से होता है अपने, और बाकी इसमें विकास में संपूर्ण पक्षों से लिया जाता है। ठीक है। अभिवृद्धि विवृद्धि सूचक होती है। विवृद्धि यानी कि किशोरावस्था की ओर ले जाती है। अभिवृद्धि किसकी ओर ले जाती है? किशोरावस्था की ओर ले जाती है। जबकि विकास क्या होता है? विवृद्धि जबकि विकास क्या होता है? हास्य या कमी या क्षति सूचक होता है। इतनी बात समझ में आई? अब अभिवृद्धि की अगर बात करें तो अभिवृद्धि को मापा तोला जाता है और विकास को मापन सीधा संभव नहीं है। ये आपका विकास में अभिवृद्धि और विकास जो टॉपिक है आपका, ये क्लियर हुआ है मेरी तरफ से। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, पूछ सकते हो। चलो, क्लियर? आगे बढ़े। चलो, हम बात कर रहे हैं बाल विकास की। तो बाल विकास में तो विकास के क्या होता है, चलो अगले टॉपिक पे जाते हैं। हम थोड़ा सा अगले टॉपिक पे जाते हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे विकास के नियम। विकास के नियम। विकास के नियम से पहले विकास क्रम में होने वाले कुछ परिवर्तन है। क्या है? नियम से पहले हम एक परिवर्तन को देखते हैं। तो परिवर्तन, अब परिवर्तन की बात करें तो एक हरलॉक, हरलॉक नामक मनोवैज्ञानिक, हरलोक नामक मनोवैज्ञानिक आए। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो हरलोक नामक मनोवैज्ञानिक है, ये श्रीमान है, श्रीमान है या फिर श्रीमती जी हैं? कोई हमें बताएगा कि हरलोक नामक जो मनोवैज्ञानिक है ये श्रीमान है या श्रीमती जी है? बता सकते हो? चलो, ये श्रीमती है। क्या है? श्रीमती। श्रीमती हरलोक के अनुसार विकास क्रम में होने वाले परिवर्तन, तो इन्होंने क्या किया है, विकास क्रम में होने वाले परिवर्तन को 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। ठीक है। तो सबसे पहला है आकार में परिवर्तन। आकार में परिवर्तन। दूसरा है अनुपात में परिवर्तन। परिवर्तन। तीसरा है पुराने चिन्हों का लोप। तीसरा क्या है? पुराने चिन्हों का लोप। पुराने चिन्हों का लोप। और चौथा है नवीन चिन्हों का उदय।
उदय, पुराने चिन्हों का लोप और नवीन चिन्हों का उदय। देखो यहां पे देखिए, श्रीमती हरलोक नामक एक मनोवैज्ञानिक थी। उन्होंने क्या कहा कि विकास क्रम में, क्या विकास क्रम में विकास के परिवर्तन यानी कि विकास क्रम में होने वाले परिवर्तन 4 भागों में बांटे हैं। अब 4 भागों में अगर बांटते हैं तो उन्होंने आकार में परिवर्तन बताया। क्या परिवर्तन बताया? आकार में परिवर्तन। अरे भाई, जब छोटा सा शिशु था, छोटा सा था, नन्हा सा था, प्यारा सा था, मुन्ना सा था, और आज विशालकाय शरीर हो गया। कहने का मतलब है आकार में परिवर्तन हो गया। क्या हो गया? आकार में परिवर्तन हो गया। ठीक है। अनुपात में परिवर्तन, अरे जब छोटा शिशु था, छोटा सा, नन्हा सा, प्यारा सा, मुन्ना सा, जब का अनुपात और आज की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, वजन, भार, यानी कि उसके अनुपात में भी क्या होने लगा? परिवर्तन होने लगा। तो अनुपात में परिवर्तन आ गया। ठीक है। अब पुराने चिन्हों का लोप, अब पुराने चिन्हों का लोप की अगर बात करें तो सबके दूध के दांत थे कि नहीं थे? जब छोटे थे आप, जब आप शैशवावस्था में थे, तब आपके दूध के दांत थे। जब दूध दूध के दांत थे तो पुराने चिन्ह थे, लेकिन उनका क्या हो गया? लोप हो गया। अब लोप हो गया, दूध के दांत चले गए, और जब आपकी छोटी छोटी जो हरकतें थी, ठीक है, वो भी आपकी चली गई, यानी कि पुराने जो चिन्ह थे उनका क्या हो गया? लोप हो गया। अब जिनके अब दूध के दांत हैं, एक दो जैसे धर्मेंद्र जी हैं, जेठाराम जी हैं, अभी तक इनके क्या है? दूध के दांत हैं, है ना, जो मेरे साथी हैं। तो ये क्या है कि अभी दूध के दांत रखते हैं। चलो बात करते हैं नवीन चिन्हों का उदय। नवीन चिन्हों का उदय, कि पहले तो चलो ठीक है दूध के दांत थे, वो चले गए, पुराने चिन्हों का लोप हो गया, और नवीन चिन्ह। अरे क्या पहले दाढ़ी मूछें आती थी? क्या नहीं आती थी। अब क्या होने लग गई? दाढ़ी मूछें आने लग गई। पहले जो स्किन थी आपकी जो बढ़िया कोमल नाजुक, अब क्या हो गई? हार्ड हो गई, कठोर हो गई, थोड़ी किशोरावस्था वाली हो गई। कहने का मतलब है नवीन चिन्हों का उदय हो गया। इतनी बात समझ में आई? ये हमारे विकास क्रम में होने वाले परिवर्तन थे। ये 4 प्रकार से हमने पढ़े। समझ में आ गया होगा? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, विकास के नियमों की तरफ बढ़ते हैं। देखो भाई, विकास जब होता है तो कुछ नियमों पे आधारित होता है। ऐसे नहीं होता है कि जब मन करे वैसे ही हो जाए विकास, नहीं होता जी। सिस्टमेटिक तरीके से होता है। जब हम खाना खाते हैं तो एक साथ 4 रोटी नहीं ठूसते, क्यों? खाते तो 4 ही हैं, लेकिन एक साथ नहीं खाते। उसी प्रकार से हम वहां पे खाना खाते हैं, तब वहां पे सिस्टम से काम में लेते हैं। तो उसी प्रकार से जब विकास होता है, हर एक चीज का एक क्रम होता है, एक नियम होता है। ठीक है, सिस्टमेटिक तरीके से। ठीक है, अब बात करते हैं विकास के नियमों की। विकास के नियम, विकास के नियम। अब विकास के नियम में सबसे पहले नियम आता है समान प्रतिमान का नियम। समान प्रतिमान का नियम। अब चलो इसको, विकास के नियमों को पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। उस कहानी में आपके पूरे विकास के नियम है ना, जो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, पूरे विकास के नियम क्लियर हो जाएंगे, और उस छोटी सी कहानी को आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है, और उसको फॉलो करना है। सबसे पहली बात तो यह है कि जो बाल विकास जब आप पढ़ते हो, जब कभी भी बाल विकास पढ़ो तो एक फील करने का विषय है। जब हम बचपन में हुआ करते थे, छोटे थे, तो हम, हमारी हरकतें कैसी थी, ठीक है, और आज हमारी हरकतें कैसी हैं, अब हम प्रौढ़ावस्था में आ गए तो हमारी हरकतें कैसी। कहने का मतलब है उस बचपन को जीने का एक बार फिर से मौका मिलता है जब हम बाल विकास पढ़ते हैं। तो हम एक बार विकास के नियमों को पढ़ाने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। उस छोटी सी कहानी को आपको जानना है, सीखना है, सुनना है और पढ़ना है, महसूस करना है। ठीक है, तो कहानी यह है कि देखो भाई, बात यह है कि एक, जब माँ के गर्भ में बच्चा जन्म, माँ के गर्भ में जब बच्चा बनता है तो सबसे पहले वो 1 माह का होता है, और 1 माह में क्या होता है? एक बीज के समान होता है। ठीक है, जब बीज के समान होता है तो उसका क्या चलता है? एक क्रम चलता है, यानी कि 1 माह का, 2 माह का, 3 माह का, 4 माह, यानी कि 9 माह तक वो कंटिन्यू चलता है, यानी कि 1 से लेकर 9 तक कंटिन्यू चलता है। आप इस बात से सहमत हो या नहीं हो
कि 1 से लेकर 9 तक तो नहीं आता डायरेक्ट ऐसे कि पहला 1 माह का हुआ डायरेक्ट 9वें में आ गया, यानी कि पहले छोटा सा था अब डायरेक्ट बड़ा हो गया, नहीं ऐसा नहीं होता है। यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि क्रमबद्धता होती है, यानी कि एक क्रम से चलता है, पहले 1 माह का, फिर 2 माह का, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, फिर 9 माह का। इस बात को आपको मानना है, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे ही बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है, चाहे वो भारत का बच्चा हो, चाहे अमेरिका का बच्चा हो, चाहे गरीब का बच्चा हो, चाहे अमीर का बच्चा हो, सबका विकास एक तरीके से होता है, एक समान तरीके से चलता है, किसी में कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। अब भेदभाव नहीं होता, ऐसे नहीं कह सकते कि अमेरिका का बच्चा पैदा होते ही दौड़ने लगता है, अंग्रेजी बोलना सीख जाता है, या भारत का या गरीब का कोई बच्चा है वो पैदा होते ही बोलना ही चालू नहीं कर, ऐसा नहीं होता है। यानी कि सबके साथ एक तरीके का व्यवहार होता है और एक तरीके से ही विकास चलता है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चा क्या करता है, फिर बैबलिंग करना चालू करता है। जैसे सबसे पहले तो हम बैबलिंग से पहले अगर हम प्रक्रिया देखें तो बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है, माँ के गर्भ से जैसे ही बाहर आएगा तो उसको नए वातावरण में उसको यहाँ पे समायोजन करना होता है, तो समय के अनुसार वो धीरे धीरे नए वातावरण में समायोजन करने लगता है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि बच्चा क्या होगा कि वो अपने हाथ पैर हिलाना चालू करेगा, हाथ पैर हिलाना चालू करेगा, उसके बाद में क्या करेगा, वो करवट बदलना चालू करेगा, और करवट जब बदलता है तो वो क्या करेगा, अपना सबसे पहले अपना धड़ उठाएगा, ठीक है, फिर सिर उठाएगा, धड़ उठाएगा, सिर उठाएगा, फिर क्या करेगा, बैठना चालू करता है। जब बैठ जाता है तो फिर उसके बाद में वो घुटनों के बल चलना चालू करता है। जब घुटनों के बल चालू करता है तो वो क्या करेगा, धीरे धीरे क्या करता है, अपने दीवार के सहारे से वो खड़ा होना चालू करता है, और दीवार के सहारे से, या फिर अपन 3 व्हीलर ले आते हैं वो लकड़ी का बनवा के, तो उसको पकड़ के वो धीरे धीरे वो चलना सीखता है, फिर उंगली पकड़ के चलता है, फिर अपने आप स्वतः चलना सीखता है, फिर वो दौड़ करना चालू करता है। ये तो हो गया शारीरिक पक्ष। अब मानसिक पक्ष की अगर बात करें तो फिर क्या होता है कि सबसे पहले बच्चा क्या करता है कि बैबलिंग करता है। अब बैबलिंग में देखो, बैबलिंग करना या कह दो क्रंदन करना, अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, बैबलिंग, और हिंदी में क्या कहते हैं, क्रंदन करना। और इसमें भी सबसे पहले बच्चा क्या करता है, स्वरों को बोलता है, स्वरों को बोलते हैं, आ ए आ बा ऐसे करता है। कहने का मतलब है कि बच्चा बैबलिंग करता है, और फिर उसके बाद में छोटे छोटे अक्षर बोलेगा, पा पा मा द, फिर उसके बाद में अक्षरों को मिलान करेगा, पापा मामा दादा। ठीक उसके बाद में अक्षरों को मिलान करने के बाद में शब्द बन जाता है, और शब्दों को फिर मिलान करेगा, वो शब्दों से फिर एक छोटे छोटे वाक्य बोलना चालू करेगा, और छोटे छोटे वाक्य के बाद में फिर वो पैराग्राफ पढ़ेगा, और पैराग्राफ के बाद में फिर वो एक थ्रू एक लाइन पढ़ेगा, वो नॉन स्टॉप चलता है, कि ऐसे विकास होता है। फिर हम बात करते हैं इसी कहानी के अंदर कि जब हमारा पहला बच्चा जन्म लेता है उसकी अपेक्षा दूसरा बच्चा बहुत जल्दी से सीखता है। क्यों सीखता है? क्योंकि जब पहला बच्चा था तो उसमें क्या हुआ कि उसके माता पिता के पास टाइम कम मिला उनको बच्चे को देने के लिए। क्यों? अगर माँ बिजी है किचन में तो पिता बच्चे को टाइम देता है, और पिता अगर ऑफिस के काम से बिजी है तो माँ उसको टाइम देती है, यानी कि प्रॉपर तरीके से बच्चे को, पहले बच्चे को टाइम नहीं दिया जाता। तो क्या होता है, विकास तो होता है, सीखता तो है, लेकिन क्या होता है कि वो धीमी गति से सीखता है। लेकिन जो दूसरा बच्चा होता है वो तेज गति से सीखता है। तेज गति से कैसे सीखता है मित्रों? कि उसके पास पहला बच्चा जो है वो पूरा टाइम उसको देता है, फिर उसको माँ का टाइम भी मिल जाता है और फिर उसको पिता का टाइम भी मिल जाता है। तो कहने का मतलब पहले बच्चे की अपेक्षा दूसरे बच्चे का विकास तेज गति से होता है। फिर हम इस चीज को मानते हैं कि विकास में, यानी कि बालक के विकास में, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, वंशानुक्रम का प्रभाव जरूर पड़ता है। वंशानुक्रम का अगर प्रभाव पड़ता है तो हम ये कह दें कि बालक के माता पिता या फिर पूर्वज या फिर दादा दादी या नाना नानी से क्या होते हैं, उसके लक्षण आ जाते हैं। ठीक है, वंशानुक्रम के जो लक्षण होते हैं, अब उसमें लक्षण में कौन सा, शारीरिक लक्षण या मानसिक लक्षण, कोई सा भी लक्षण आ सकता है। तो वहां पे विकास का क्या होता है, क्या नाम से अपना विकास क्रम में क्या होता है, वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। इतनी बात आपको भी आपको स्वीकार करनी है। और उसके बाद में हम चर्चा करते हैं कि विकास जब होता है, इस माँ के गर्भ में जब विकास होता है तो सिर से, किससे, सिर से पैर की तरफ होता है। क्या होता है, पैर। विकास जब होता है तो ऊपर से नीचे की तरफ होता है, यानी कि सिर से पैर की तरफ होता है, जिसे हम मस्त बोधमुखी नियम कहते हैं या मस्त पादोन्मुखी नियम कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझनी है, इतना ही है विकास के नियम में, बाकी सब कुछ आपके साथ हम यहाँ पे चर्चा में लाते हैं।
ये अपनी छोटी सी कहानी। अब इस कहानी को ही हम यहाँ पे देखते हैं। तो विकास के जो नियम है, विकास के जो नियम है, उस नियम में सबसे पहला जो नियम आता है मित्रों, वो है समान प्रतिमान का नियम। समान प्रतिमान का नियम। अब कहानी मैंने सुनाई है, उस कहानी को क्या करना है, यहाँ पे उतारना है। मैंने बताया कि चाहे अमेरिका का बच्चा हो, चाहे भारत का बच्चा हो, चाहे गरीब का बच्चा हो, चाहे अमीर का बच्चा हो, यानी कि कोई भी किसी भी प्रकार का बच्चा हो, सबके साथ क्या होता है, समान तरीके से विकास होता है। यानी कि किसी के पास कोई भेदभाव नहीं होता, किसी पे कोई भेदभाव नहीं होता। समान प्रतिमान का नियम जिसे हम कहते हैं। ठीक है, मैंने कहानी में बताई आपको, उसमें यही चर्चा करी कि विकास समान नियमों पर चलता है। विकास किस पे चलता है? समान नियमों पे चलता है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है। ठीक है, दूसरा जो नियम है, क्रमबद्धता का नियम। नियम मैंने आपको कहानी में बताया, जो विकास होता है पहले 1 माह का, फिर 2 माह का, फिर 3 माह का, फिर 4 माह का, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि क्रमबद्ध तरीके से चलेगा। क्रमबद्ध तरीके से चलेगा, किसी भी प्रकार से वो रुकेगा नहीं। स्किन रुकी है शायद देव जी, स्किन रुकी है। हाँ अब चालू होगी ना? हाँ भाई, ये स्क्रीन रुक गई थी तो इस वजह से थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ आपको। क्रमबद्धता का नियम तो मैंने आपको बताया, क्रमबद्ध विकास हमेशा क्या होता है, एक निश्चित क्रम में होता है, पहले दूसरे तीसरे, यानी कि एक ऊपर से लेकर नीचे की तरफ, जिसे हम कहेंगे क्रमबद्धता का नियम। यानी कि एक निश्चित क्रम की तरफ चलता है, विकास हमेशा निश्चित क्रम की तरफ चलता है। तीसरा नियम है सतत विकास का नियम। सतत यानी कि या कह दो निरंतरता का नियम। निरंतरता का नियम, सतत विकास का नियम या कह दो निरंतरता का नियम। यानी कि ये लगातार चलता है विकास, कभी कहां कहीं पे रुकता नहीं है। जैसे अपन बचपन में माँ के गर्भ से ले लो, माँ के गर्भ में आए, फिर बाल्य शैशवावस्था में आए, फिर बाल्यावस्था में आए, फिर किशोराव में आए, प्रौढ़ा में आए, फिर वृद्धावस्था की तरफ चले गए। यानी कि सतत लगातार चलता रहता है, विकास कभी रुकता नहीं है। निश्चित कहते हैं ना कि सतत विकास का नियम या कह दो निश्चित श्रृंखला का नियम या निश्चितता का नियम, निश्चितता का नियम। ठीक है, अब बात आती है परस्पर संबंध का नियम, चौथा। अब परस्पर संबंध का नियम, परस्पर संबंध के नियम में मैंने आपको अभी जस्ट अभिवृद्धि विकास में बताया था कि विकास में क्या होता है, 4 पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं विकास में? विकास में 4 पक्ष होते हैं। अब 4 पक्ष में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि विकास के जो 4 पक्ष होते हैं, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, इनमें क्या होता है, एक संबंध होता है एक दूसरे से। शारीरिक का होता है मानसिक से संबंध और सामाजिक का होता है संवेगात्मकता से संबंध, यानी कि घनिष्ठ संबंध होता है शारीरिक का मानसिक से और सामाजिक का अपने सामाजिक का संवेगात्मकता से संबंध होता है। कहने का मतलब यह है कि परस्पर एक दूसरे से क्या होता है, संबंध होता है। सामान्य से विशिष्टता का नियम, 5वां जो नियम है, सामान्य विशिष्टता का नियम। तो सामान्य से विशिष्टता का नियम मैंने आपको बताया था कि बालक का शारीरिक पक्ष, तो शारीरिक पक्ष में क्या हुआ, बालक सबसे पहले क्या करेगा,
अपना धड़ उठाना सीखेगा, या पहले करवट बदलना सीखता है, फिर अपना धड़ उठाता है, फिर धड़ के बाद में अपना क्या होता है, सिर उठाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि पहले सामान्य क्रिया करेगा, फिर उसके बाद में विशेष क्रिया करेगा। यानी कि पहले अपना क्या करेगा, करवट बदलेगा, फिर करवट बदलने के बाद में अपना धड़ उठाएगा, धड़ उठाने के बाद में अपना सिर उठाएगा, और उसके बाद में वो बैठना सीख जाएगा। फिर उसके बाद में क्या होगा, घुटनों के बल चलना सीखेगा, फिर वो पैदल पैदल चलना सीखेगा। ये तो शारीरिक पक्ष हो गया। मानसिक पक्ष में क्या हुआ, सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, बैबलिंग करेगा। बैबलिंग कह दो, क्रंदन कह दो, ठीक है, या ऐसे करेगा। फिर क्या करेगा, स्वर बोलेगा, फिर अक्षर बोलेगा, फिर अक्षर के बाद में शब्द बनाएगा, शब्द के बाद में वाक्य बनाएगा, फिर पूरा एक सेंटेंस। यानी कि सबसे पहले क्या करेगा, सामान्य क्रिया, फिर उसके बाद में विशिष्टता की तरफ बढ़ जाता है। सामान्य से विशिष्टता का नियम। निश्चित दिशा का नियम, निश्चित दिशा। अब निश्चित दिशा का मतलब ऐसे नहीं है कि बच्चा ये जो बोलने की जो प्रक्रिया है या फिर मानसिक जो प्रक्रिया है वो मतलब अभी तो मान लो बच्चे ने क्या करा कि क्रंदन करना ही सीखा और डायरेक्ट बोलना सीख गया, ऐसा नहीं है। एक दिशा चलती है, एक ऊपर से नीचे की तरफ एक दिशा चलती है, ऊपर से नीचे की तरफ। निश्चित दिशा का नियम कह दो, या कह दो मस्त बोधमुखी नियम, मस्त बोधमुखी नियम। मस्त बोधमुखी नियम, या कह दो मस्त पादोमुखी नियम, इसी में है भाई। मस्त पादो मुखी, मस्त पादो मुखी नियम। अब यहां पे मस्त पादोमुखी देखो, निश्चित दिशा, निश्चित दिशा का मतलब ये हो गया मित्रों कि ऊपर से नीचे की तरफ। विकास जब होता है सिर से क्या होता है, पैर की तरफ होता है, सिर से पैर की तरफ होता है तो हम उसे मस्त बोधमुखी नियम भी कह देते हैं, मस्त पादोमुखी नियम भी कह देते हैं, और निश्चित दिशा का नियम भी कह देते हैं कि यानी कि विकास सिर से हमेशा पैर की तरफ ही होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब बात आती है, ये देख लो भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको समझ में आ गया होगा। अब बात आती है अंतः क्रिया का नियम, इसको मिटा देता हूं यहां से। सातवां अंतः क्रिया का नियम, सातवां जो नियम है अंतः क्रिया। अंतः क्रिया, अंतः क्रिया से पहले वंशानुक्रम का नियम पढ़ लो, वंशानुक्रम का नियम। नियम, और उसके बाद में है अंतः क्रिया का नियम। अंतः क्रिया का नियम कहने का मतलब यह है, जो मैंने आपको बताया सातवें नियम पे ध्यान दो, पहले सातवें नियम पे ध्यान दो। वंशानुक्रम का जो नियम है, वंशानुक्रम का नियम मैंने आपको इस कहानी में बताया था कि विकास के ऊपर वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। अब वंशानुक्रम का प्रभाव जब पड़ता है तो विकास के ऊपर क्या होता है, उसके माता पिता, उसके पूर्वज, या फिर जितने भी आपके दादा दादी या नाना नानी के जो परिवार वाले हैं, उनका भी प्रभाव क्या होता है, बालक के विकास के ऊपर पड़ सकता है। ठीक है, और पड़ता है। फिर उसके बाद में अंतः क्रिया का नियम। अब अंतः क्रिया का नियम होता है तो इसमें क्या होता है, बच्चा पहले बालक की अपेक्षा, बच्चा पहले बालक की अपेक्षा ज्यादा सीखता है, पहले बालक की अपेक्षा क्या करता है, ज्यादा सीखता है। क्यों सीखता है, कि पहला जो बालक होता है वो अपने माता पिता के साथ काम करता है, अपने माता पिता के द्वारा सीखता है। उसके बाद में क्या होता है, जो दूसरा जो बालक होता है, पहले बालक की अपेक्षा जो दूसरा बालक होता है, वो क्या होता है, उसको अपने जो बड़ा भाई है, जो पहला बालक था, उसके साथ अंतः क्रिया का ज्यादा मौका मिलता है, सबसे ज्यादा मौका मिलता है, अंतः क्रिया का ज्यादा मौका मिलता है।
तो जब अंतःक्रिया का ज्यादा मौका मिलेगा तो वो क्या करेगा, अपने बच्चे के, अपने जो बड़ा भाई है उसके जो सीखा हुआ जो ज्ञान था वो उसके साथ अर्जन करेगा, फिर उसके बाद में अपने माता पिता से, और ये अपने परिवार वालों से अर्जन करेगा, यानी कि अंतःक्रिया का नियम होता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर उसके बाद में बात आती है वर्तुलाकार का नियम। वर्तुलाकार का नियम। अब वर्तुलाकार के नियम की बात करें तो वर्तुलाकार में यहां पे एक पक्ष नहीं है, वर्तुलाकार में होता है संपूर्ण पक्षों में। कहने का मतलब है विकास जब होता है तो एक पक्ष में नहीं होता है, संपूर्ण पक्षों में होता है, यानी कि उसके लंबाई, चौड़ाई, वजन है, भार, या फिर उसका मानसिक विकास, ठीक है, संज्ञानात्मक सामाजिक विकास, ये सब होता है जो उसका वर्तुलाकार का विकास कहलाता है, वर्तुलाकार का नियम कहलाता है। ठीक है, वर्तुलाकार का नियम हो गया। अब उसके बाद में आ गया 10वां नियम है निकट दूर का नियम। निकट दूर का नियम। अब निकट दूर की अगर बात करें तो हमने एक नियम पढ़ा था, मस्त बोधमुखी नियम, सिर से पैर की ओर, और ये है निकट दूर का नियम। तो यह निकट दूर का मतलब होता है यहां से नाभि से, यानी कि नाभि से, यानी कि एक केंद्र बिंदु माना गया, नाभि को क्या माना गया, केंद्र बिंदु, और नाभि से सिराओं की तरफ जो विकास होता है वो निकट दूर के नियम को दर्शाता है। नाभि से सिराओं की तरफ जो विकास होता है वो निकट दूर के नियम को दर्शाता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इस प्रकार से हम विकास के जो नियम है वो हम पढ़ चुके हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हो। चालू है भाई स्क्रीन तो। ठीक है, इतनी, हाँ ये पहले का है ना। चलो, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब जब हम कल आएंगे तो हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, और नया टॉपिक है विकास क्रम को प्रभावित करने वाले कारक। क्या? विकास क्रम को प्रभावित करने वाले कारक। अब विकास क्रम को प्रभावित करने वाले कारक, उसके बारे में थोड़ी सी अपन यहाँ पे 1 मिनट चर्चा करेंगे, जिसमें कौन कौन से हैं, और उसके बारे में कल पूरी संपूर्ण चर्चा होगी। उस चर्चा को हम देख लेते हैं। विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक है, एक होता है वंशानुक्रम, और दूसरा होता है, पहला बड़ा कारक होता है, दूसरा होता है वातावरण। ठीक है, तो वंशानुक्रम को प्रभावित, ये विकास को प्रभावित करने वाला जो पहला कारक है वंशानुक्रम। अब वंशानुक्रम के बारे में आप जानते ही हो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो जीन्स आते हैं, यानी कि गुणों का स्थानांतरण होता है, वो वंशानुक्रम कहलाता है। ठीक है, और वातावरण, अब वातावरण से भी बच्चा कुछ सीखता है। भाई वंशानुक्रम से तो क्या है, माता पिता, दादा दादी, अपने नाना नानी से कुछ सीखता है, वंशानुक्रम का हो गया। फिर वातावरण से भी बच्चा सीखता है, घर में रह के सीखता है, परिवार में रह के सीखता है, अपने समाज में रह के सीखता है, विद्यालय में रह के सीखता है, यानी कि यहाँ पे औपचारिक और अनौपचारिक चीजों की बात आ जाएगी, और यहाँ पे वंशानुक्रम की बात आ जाएगी। और वंशानुक्रम की बात आती है तो यहाँ पे कुछ सिद्धांत आते हैं। ठीक है, जैसे बीजमैन की जनन द्रव्य बीजमैन की जनन द्रव्य का सिद्धांत है ना, उपार्जित गुणों का सिद्धांत, अनुपार्जित गुणों का सिद्धांत। ठीक है, लेमार्क ने कौन सा सिद्धांत दिया, यानी कि यहाँ पे हम सिद्धांतों की चर्चा करेंगे, और सिद्धांतों के आधार पर हम क्या करेंगे, वंशानुक्रम को क्लियर करेंगे। और वातावरण की बात करेंगे तो वातावरण में समाज, पहले तो परिवार आएगा, परिवार, फिर समाज, परिवार समाज, फिर उसके बाद में बात आएगा विद्यालय, विद्यालय, फिर उसके बाद में बात आएगा ये हो गया, परिवार हो गया, समाज हो गया, विद्यालय हो गया, फिर मनोवैज्ञानिक वातावरण आएगा। ठीक है, मनोवैज्ञानिक वातावरण आएगा। ऐसे करके हम वातावरण के बारे में जानेंगे, और वंशानुक्रम के बारे में हम जानेंगे तो सिद्धांतों के आधार पर जानेंगे। किसके आधार पर जानेंगे? सिद्धांत, यानी कि कल हम वंशानुक्रम के सिद्धांत पढ़ेंगे, और
कल ही हम वातावरण के जो नियम है, जिसमें परिवार है, समाज है, विद्यालय है, मनोवैज्ञानिक वातावरण है, ये सब हम कल पढ़ेंगे। तो आज का मैं उम्मीद करता हूं आज जो हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। और फिर भी अगर नहीं आए तो कल एक बार छोटा सा हल्का सा रिवीजन हम कर देंगे, ठीक है। तो कल तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। आप हमें देखे सुने उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।